तो इसी क्रम में आज से हम शुरुआत करेंगे इतिहास की। ठीक, तो हमारे विषय में भारतीय इतिहास की प्रमुख भूमिका है। ठीक, किसकी? भारतीय इतिहास की। तो समझते हैं कि इतिहास है क्या। ठीक, इतिहास क्या है? अतीत काल की घटनाओं को ही निश्चित क्रम में याद करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? इतिहास पढ़ने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। ठीक, हमें पूर्व की उपलब्धियों, ठीक, पूर्व की ऐतिहासिक विरासतों के बारे में बताता है, गलतियों के बारे में भी बताता है कि हमें इससे सबक लेकर आगे का अपना भविष्य तय करना है। इस वजह से किसी भी संस्था में, किसी भी नौकरी में इतिहास को जानना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। ठीक, अगर मेरी माने तो अगर सबसे प्रमुख विषय अगर देखा जाए तो क्या होता है? इतिहास होता है। क्योंकि इतिहास ही तो है जो हमें यह ज्ञात कराता है कि हम कितने महान थे, हम कितने सभ्य थे, हमारे कैसे हमने एक विकास की प्रक्रिया शुरू किया, ठीक, किस तरह से प्रागैतिहासिक काल से शुरू होते आज 21वीं सदी तक पहुंचे, जहां मानव चांद तक पहुंच गया। पहले चांद जहां कहानियों में हुआ करता था और आज मानव स्वयं चांद पर जाकर पहुंच गया। ठीक है, तो ये कैसे संभव हुआ, कैसे हमने जाना? ठीक, इतिहास से जाना। किससे जाना? इतिहास से जाना। ठीक है, अगर एक लाइन में कहें तो अतीत काल की प्रमुख घटनाओं का एक निश्चित क्रम में या इसी क्रम में होना ही और उसे याद करना ही क्या है? इतिहास है। ठीक है, क्या है? इतिहास है। ठीक, अब अगर हम बात करें इतिहास को जानने की स्रोत, तो कई सारे स्रोत होते हैं। तो यहां हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, तो भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? भौतिक अवशेष। क्या? भौतिक अवशेष। ठीक है, पूर्व काल के कुछ ऐसे अवशेष जो बचे हुए हों, उनके आधार पर हम जान लेते हैं कि उस समय की परिस्थिति कैसी रही होगी। जैसे बात करें मृद भांडों की, किसकी? मृद भांडों की, तो हमें अनेकों मृद भांड मिले। चित्रित धूसर मृद भांड, काले मृद भांड, ठीक, क्या बोलते हैं, धूसर मृद भांड, ऐसे कई कलर के हमें क्या मिले? मृद भांड, जो हमें यह विकास की एक प्रक्रिया को दर्शाते हैं, किस तरह से मानव आगे बढ़ता गया। ठीक है, ईंट व पत्थरों की इमारतों के साक्ष्य, कई सारी पकी ईंटों व इमारतों के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो हमें उसकी महानता को बताते हैं, उस काल के बारे में बताते हैं कि कैसी सभ्यता रही होगी। जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई, ठीक है, तो दिखा हमें कि वहां स्नानागार था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक सुसज्जित नगरीय व्यवस्था का क्या मिला? साक्ष्य मिला। ठीक, अन्य स्थल या इमारतों के बचे हुए पुरावशेष, तो कैसे जानते हैं ये कब का है? तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का, किसका? C14 का प्रयोग करके उसके बारे में जान लेते हैं कौन से काल का यह इमारत है या जो भी है। ठीक, दूसरा क्या होता है? सिक्के या मोहर। ठीक, जैसे अनेकों मोहर मिले जिन पर कुछ देवी देवताओं के, कुछ फूल पत्तियों के या कुछ जानवरों के क्या मिले हैं? अंकन मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस काल में इस जानवर का या इस देवी देवता का महत्व ज्यादा रहा होगा। आहत सिक्के, आहत सिक्के क्या होता है? ठीक, आहत सिक्के मतलब वे सिक्के जो कि सांचे में नहीं बनाए जाते बल्कि पीट पीट कर बनाए जाते, पंचमार्क उन पर प्रयोग होता है। ठीक, क्या कहलाते? आहत सिक्के। वैसे भारत में आहत सिक्के सबसे पहले चांदी के ही बनाए जाते थे, हालांकि चांदी हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होती थी। ठीक है, चांदी भारत में कम ही मिलती, लेकिन जो सिक्के बनते थे वो किसके बनते थे? चांदी के ही बनते थे। ठीक, पूर्व काल में मुंगेर से काफी मात्रा में चांदी प्राप्त हुआ करती थी, खैर अब तो नहीं होता। ठीक, स्वर्ण सिक्के, ठीक, कुछ विदेशी आए, उन्होंने भारत में क्या शुरू किया? स्वर्ण सिक्के, जिसमें हम हिंद यवनों की बात करते हैं। ठीक है, तो सिक्कों का जो अध्ययन होता है, मुद्रा शास्त्र, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूमेस्मेटिक बोलते हैं। अगला क्या है? अभिलेख। अभिलेख ऐसे साक्ष्य होते हैं जो जिस रूप में थे उसी रूप में काफी हद तक मौजूद रहते, जैसे पाषाण अभिलेख। अशोक ने भारत में पाषाण अभिलेखों की क्या की थी? शुरुआत किया था, जो ईरानियों से उसने प्रेरणा लिया था।
ठीक है। उसके कई सारे लघु स्तंभ लेख, बृहत शिलालेख आज भी उसी रूप में कई जगहों पर क्या है, मौजूद है, जो बताते हैं कि अशोक की नीतियां कैसी थी। ठीक है, अशोक का राजकाज के बारे में बताते हैं। या ऐसे और भी है पाषाण अभिलेख, ताम्रलेख, ठीक है, यानी कि तांबे के पत्तों पर लिखे गए लेख, जैसे कि अपने यहीं गोरखपुर का सोहगौरा से मिला हुआ ताम्रलेख जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, जो अकाल के बारे में जानकारी देता है, या अन्य अभिलेखी साक्ष्य जो अभिलेख के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। ठीक है, पूरा शास्त्र हिंदी में बोलते हैं एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक, अगला साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कई बार पुख्ता जानकारी नहीं भी देते, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये सही जानकारी देते हैं। ठीक, साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो कुछ हिंदू साहित्य जैसे कि वेद है, पुराण है, उपनिषद है, या उस समय लिखी गई और पुस्तकें हैं, ठीक है, जो हिंदू ग्रंथ से संबंधित थी। बौद्ध साहित्य तो त्रिपीटक है, सूत्र पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, ठीक है, या बुद्ध चरित, या जातक कथा, या और भी जो उस काल में दीपवंश, महावंश, ठीक, ऐसी बहुत सारी हैं। जैन साहित्य जैसे कि भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, जैसे कि हम महाजनपद काल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भगवती सूत्र से भी मिला था, भले ही वो स्पष्ट नहीं था परंतु इसने भी बताया था। या विदेशी यात्री विवरण, जो विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने भी इसका विवरण दिया। ठीक है, चाहे सिकंदर के साथ आए हुए नियारकस हो, या बाद के समयों में वेनसांग, मेगस्थनीज, या ऐसे कोई भी और भी जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने भारत भूमि के बारे में जानकारी प्रदान की। ठीक है, तो ये स्रोत हैं जो भारतीय इतिहास को बताते हैं कि भारतीय इतिहास किस तरह से आगे बढ़ा है। ठीक है, किस रूप में था, एक कैसे हमने सफर किया प्रागैतिहासिक काल से आज 21वीं सदी तक। प्रागैतिहासिक काल से आज 21वीं सदी तक का सफर इन स्रोतों के माध्यम से जानते हैं। ठीक, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा इसी तरह से। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत की, किसकी बात करें, भारत की। ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं आप। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, इस पॉज करके मैं इसे रब करके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगर बात करें हम भारत की, तो भारत की विशेषता क्या है? भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। क्या है? अनेकता में एकता, समागम, समेकित। क्या मतलब है इसका? देखिए, भारत जो है शुरू से ही अनेकों समुदायों या संप्रदायों का देश रहा है। यहां पे कई सारे विदेशी भी आए, चाहे हिंद आर्य हुए, प्राक आर्य हुए, शक हुए, हूण हुए, कुषाण हुए। ठीक है, ये सब के सब भारत आए। और देखिए, विशेषता ये रही, ये भारत आए और भारत के ही होकर रह गए, यानी कि भारत में ही ये बस गए। इन्होंने भारतीयता को क्या कर लिया? अपना लिया, या यूं कहें कि भारत ने इन्हें अपने में समा लिया। ये भारत की क्या है? विशेषता है। ये क्या है? भारत की विशेषता है। प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा समय हड़प्पा काल तक आएगा। उसी समय कहा गया कि मध्य एशिया से कौन आए? आर्य आए, और उन्होंने इस सभ्यता का विनाश करके यहाँ पर आर्यन संस्कृति की क्या की? शुरुआत की। आर्यों के बाद अनेकों जातियां आई। जैसे सबसे पहले विदेशी आक्रमण हम ईरानियों का मानते हैं। ठीक है, किसका मानते हैं? दारा फर्स्ट और डेरियस ने आक्रमण किया था 516 ईसा पूर्व में। ठीक, इस तरह से भारत में ये विदेशी है, ईरानी आए। ठीक, ईरानियों के बाद यवन आए, सिकंदर आया। कौन आया? सिकंदर आया। उसके बाद कई सारी जातियां आई, जैसे कि अभी बताया, हिंद यवन के बाद शक, कुषाण, ठीक, और भी पहला कई सारी जातियां आई, और सब के सब भारतीयता में क्या हो गई? समा गई। ठीक है, सब के सब भारतीयता में समा गई। और इस भारत भूमि की विशेषता रही कि उन सबको अपने में समा लिया। इसीलिए
इसीलिए कहा गया कि भारतीय संस्कृति सिर्फ उत्तर या दक्षिण की संस्कृति नहीं है, यह उत्तर की संस्कृति, दक्षिण की संस्कृति, पूर्व की संस्कृति तो पश्चिम की संस्कृति का मिलन बिंदु है। यानी सभी संस्कृतियां इसमें क्या हुई हैं, समाई हुई हैं। इस भारतीयता में सभी प्रकार की संस्कृतियां क्या हैं, मिली हुई हैं। इसीलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, क्योंकि यहां पर किसी एक संस्कृति का ठीक आधिपत्य नहीं रहा, सब ने अपने अपने रूपों में क्या किया, प्रसार किया। ठीक है, चाहे धर्मों की ही बात कर ले तो ठीक है, ठीक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे कुछ धर्म भी बढ़ते हैं, जैसे कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सब ने विकास किया। शैव धर्म भी विकसित हुआ, वैष्णव धर्म भी विकसित हुआ, तो बौद्ध और जैन भी आगे बढ़े, बौद्ध और जैन भी आगे बढ़े। जो बाहर के आक्रमणकारी है उन्होंने भी इन धर्मों को अपनाया। जैसे कनिष्क ने अगर बौद्ध धर्म अपना लिया, कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो कई सारे पहलव शासक थे जिन्होंने वैष्णव या शैव संप्रदाय को क्या कर लिया, अपना लिया। ठीक है, किसी के सिक्कों पर कार्तिकेय की चित्र मिलता है, तो किसी के सिक्कों पर शिव उमा का चित्र मिलता है। उमा मतलब पार्वती देवी की बात करते। ठीक है, ऐसे ये भारतीयता की क्या रही, विशेषता रही। इस भारत को एक प्राचीन वंश के नाम पर, एक प्राचीन वंश के नाम पर हम क्या कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं भरत, कहानियां सुनी होंगी, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का क्या नाम पड़ा, प्राचीन वंश के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। क्या नाम पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, एक प्राचीन वंश के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। आगे चलकर ईरानी आए। कौन आए, ईरानी आए। तो ईरानियों ने इसे सिंधु या इंडस कहा। सिंधु या इंडस कहा। ठीक, जो आगे चलकर क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, सिंधु या इंडस कहा, जो आगे चलकर क्या बन गया, इंडिया बन गया। तो वही अरबों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा। हिंदुओं का देश क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। इस प्रकार इस देश के कई सारे नाम पड़े। वैसे कुछ प्राचीन नाम भी मिलते हैं। जम्बूद्वीप भी कहा गया, आर्यावर्त, आर्यों की भूमि आर्यावर्त भी कही गई है। लेकिन वास्तविक अगर नाम देखें तो एक प्राचीन वंश के नाम पर, जो कि आप जानते हैं राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का क्या नाम पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। जो भरत जन था, भरत जन के कबीले ही आगे चल के आगे बढ़ेगा तो कौरव और पांडव के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, ईरानियों ने इसे सिंधु नदी के नाम पर सिंधु या इंडस कहा, जो आगे चलकर क्या बन गया, इंडिया बन गया। तो वहीं अरबों ने इसे हिंद या क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंद या हिंदुस्तान। ठीक है, तो इंडिया नाम किसकी वजह से, ईरानियों के। अरबों ने क्या नाम दिया, इसे हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक, ये एक भारत के नामकरण की बात हो गई। किसकी बात हो गई, भारत के नामकरण की बात हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इस भारत भूमि के भौगोलिक ढांचा की बात करें। भौगोलिक ढांचा की बात करें तो यह भारतीय भूमि जो है किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, यह भारतीय महाद्वीप कहा गया कि लगभग 4 करोड़ साल पहले यह जो है अलग हो चुका था। और उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है, एक भारतीय उपमहाद्वीप है जो कि 42,05,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस भारतीय उपमहाद्वीप का
ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप कितने क्षेत्रफल में है? 42,25,100 वर्ग किलोमीटर। 42,25,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये भारतीय महाद्वीप है, जिसमें वर्तमान की भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश आते हैं। तो जो भारतीय महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसके क्षेत्रफल कितना 42,25,100 वर्ग किलोमीटर, ठीक, वह कितने देशों में फैला हुआ है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश में फैला हुआ है। बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बात रही भारतीय इतिहास के स्रोत और उसके भारत क्या है और उसके भौगोलिक ढांचा की, जिसमें आगे चल के कई सारे विभाजनों के बाद यह अनेकों देशों में क्या हो गया? बट गया। अनेकों देशों में बट गया राजनीतिक तौर पर। ठीक है, तो इस भारतीयता ने जो अनेकता में एकता रखती है, इसके राजनीतिक व सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इसे कुछ भागों में क्या कर दिया? कुछ विशेषज्ञों ने इसे कुछ भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ठीक है, कुछ भागों में इसे क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो अब देखते हैं इसे कितने भागों में है बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, इसे रब कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम रब कर दे रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो बांटते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहला क्या? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, तीसरा क्या है? ऐतिहासिक। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा हमने इसे? 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व ऐतिहासिक काल में। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक का समय हम कहते हैं अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व। बीसी मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए 2 टर्म है, एक बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और एक होता है एडी यानी एनो डोमिनी ईसवी सन, यानी कि ईसा के बाद, 0 के पहले। ठीक है, जो माइनस में चलते हैं वो क्या है? ईसा पूर्व है। ठीक है, और 0 के बाद जो प्लस में चल रहे हैं वो क्या है? हमारा एनो डोमिनी यानी कि ईसवी सन है। ठीक है, तो अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व। आद्य ऐतिहासिक की बात करें, 2500 ईसा पूर्व से, ठीक, 600 ईसा पूर्व। ठीक है,
ऐतिहासिक की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से आज तक, ठीक है, जो भी अध्ययन हो रहा है, जो बीत गया वो क्या हो जाता है, इतिहास बन जाता है, तो आज तक चल रहा है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल अज्ञात से 2500 साल ईसा साल पहले। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ऐतिहासिक 600 ईसा पूर्व से आज तक का। ठीक है, फिर से इसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, फिर से इसका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब अज्ञात से 10,000 साल पहले तक, 10,000 BC, अज्ञात से 10,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण 10,000 BC से 8,000, क्योंकि एक संक्रमणकालीन अवस्था थी जो बाद में खोजी गई। पहले 2 खोजी गई थी, पूरा पाषाण और नवपाषाण। बाद में कुछ औजार मिले जो पाया गया कि इन दोनों के बीच का है, तो उसको क्या नाम दिया, मध्य पाषाण। और नवपाषाण 8,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 3,000 ईसा पूर्व तक भी लिखा रहता है, क्योंकि ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हो चुकी रहती है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक को 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, अज्ञात से 10,000, 10,000 से 8,000, 8,000 से 2,500 या 3,000 साल पहले तक क्या प्रागैतिहासिक काल के बारे में है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक की बात करें, ठीक, तो इसका पहले 2 पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दूसरा क्या है, वैदिक काल, वैदिक युग। ठीक है, एक क्या है, हड़प्पा सभ्यता, और एक क्या है, वैदिक युग। हड़प्पा सभ्यता की बात करें 2,500 से 1,500। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर लिखा रहे 2,500 से 1,750 या 2,350 से 1,500 तो गलत नहीं है। ठीक है, कुछ उच्च हड़प्पा सभ्यता, कुछ निम्न हड़प्पा सभ्यता तक की बात करती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 1750 तक आते आते क्या हो चुकी थी, पूरी तरह डिक्लाइन हो चुकी। लेकिन वास्तविक तौर पर ठीक अंतिम रूप में कहा हम मानते हैं 1,500 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल 1,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 1,500 से 600, ठीक, ईसा पूर्व तक। फिर से इसका 2 बार विभाजन, एक कहलाया ऋग्वैदिक, दूसरा क्या कहलाया, उत्तर वैदिक। एक क्या कहलाया, ऋग्वैदिक, और दूसरा क्या कहलाया, उत्तर वैदिक। ये क्या है, 1,500 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक, उत्तर वैदिक क्या है, 1,000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये किसका विभाजन हो गया, आद्य ऐतिहासिक का विभाजन हो गया। किसका, आद्य ऐतिहासिक का। कब से कब तक, ठीक है, 2,500 से 600 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं किसका, ऐतिहासिक काल का।
ठीक, प्राचीन इतिहास, ठीक है। दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। प्राचीन इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, एडी किया गया। अब क्या आ गया? एडी आ गया। 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन 712 से 1707 ईस्वी तक, ठीक है। आधुनिक काल की बात करें तो 1707 से 1947, आज़ादी तक का इतिहास पहले पढ़ते हैं, फिर आगे उसको देखते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस भारतीय इतिहास का क्या किया हमने? वर्गीकरण किया, जो मुख्यतः कितने भागों में था? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अज्ञात से हमने 2500 साल पहले तक माना, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक 2500 से 600 साल पहले तक, ऐतिहासिक 600 साल पहले से और आज तक का इतिहास मानते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या है? पाषाण काल, जब मानव जो है मुख्यतः क्या करता था? आखेट और भोजन संग्रह करता था। उसका मुख्य कार्य क्या था? शिकार करना और भोजन को संग्रह करना, फूड गैदर्ड कहा जाता था, ठीक है। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक, इसका कार्य क्या था? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक। इस काल में जैसे जैसे औजारों का और मानव का ज्ञान बढ़ता गया, उस आधार पे इसे हमने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, ठीक है। पूरा पाषाण, ठीक, बेढंगे औजार, ठीक है, क्या? बेढंगे औजार। मध्य पाषाण थोड़ा सा और बेहतर औजार। नव पाषाण बेहतर औजार और साथ ही साथ ज्ञान, जिसमें अग्नि का ज्ञान है, कृषि का ज्ञान है, ठीक है। धीरे धीरे अस्थायी जीवन की क्या हो रही थी? शुरुआत, ठीक है। तो ये कौन सा काल? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, ठीक है। इन्हीं कालों में ही, ठीक है, मध्य पाषाण और नव पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका, जो चित्रकारी का एक प्राचीनतम क्या है? साक्ष्य। आगे बात करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, आप जानते ही हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक 2 भागों में बांटा। हड़प्पा सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता, ठीक है। दुनिया के लोग आश्चर्य रह गए कि भारत में ऐसी सभ्यता, जैसे खुदाई हुई इसकी, तो अंग्रेज मानने को तैयार ही नहीं कि भारतीयों ने भी ऐसा किया होगा। उन्होंने तो ये कह दिया ये सिकंदर का बसाया हुआ शहर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन बाद में यह पूरी तरह से प्रमाणित हुआ कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सभ्यता है, ठीक है। एक नगरीय सभ्यता, वैदिक युग, आर्यों का आगमन, आर्य यानी कि श्रेष्ठ, ठीक है, जिन्होंने गंगा के किनारे अपना अभियान शुरू किया और देश भर में फैल गए, ठीक है। वैदिक युग में 2 युग, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक तक तो काफी कुछ ठीक ठाक रहा, उत्तर वैदिक में थोड़ा सा कर्म कांड पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा और कुरीतियों की शुरुआत हो गई, कुरीतियों की शुरुआत हो गई 600 ईसा पूर्व तक, जहां पर ये कुरीतियां उच्च अवस्था में थी। और उसके बाद से इनको समाप्त करने के लिए कुछ धर्म सुधारक आंदोलन या धर्मों की शुरुआत हुई, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वहां से ऐतिहासिक काल मान लेते हैं और यहीं से महाजनपद काल भी है। ऐतिहासिक, ठीक, 3 भागों में। प्राचीन इतिहास महाजनपद काल से लगाए अरबों के आक्रमण तक, ठीक है। मध्यकालीन अरबों के आक्रमण से औरंगजेब की मृत्यु तक। आधुनिक औरंगजेब की मृत्यु से, ठीक, आजादी तक, ठीक। तो इस प्रकार इतिहास का क्या किया हमने? वर्गीकरण किया, ठीक है। इतिहास का क्या किया? वर्गीकरण किया। अब जो बारी बारी से हम इस पूरे के बारे में एक अध्ययन करेंगे, तो पहले ये जानेंगे कि थोड़ा सा एक परिचय, बहुत ही शॉर्ट्स में ये जानेंगे कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से इस पृथ्वी पर मानवों का विकास होता गया। पूरा डिटेल में नहीं जान रहे हम, ये ध्यान रखिए, बस मामूली सा हल्का सा जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। किस तरह से आगे बढ़े, जैसा कि कहा जाता है कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसे इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं उसे उसी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाएंगे। ठीक है, पहली चीज क्या कहेगी कि पृथ्वी कितने साल पुरानी? लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी, यानी पृथ्वी की आज तक की आयु कितनी है? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। ठीक है, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। ठीक है, इस पे जो जीवोत्पत्ति हुई, क्या जीवोत्पत्ति, वो कब हो रही है? 3 अरब 50 करोड़ साल पहले। यानी कि जो सबसे प्रथम जीव आए वो कब आए? 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले। 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति हुई। अब यहां से हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा हिमयुग, ठीक है, क्या कहा? हिमयुग। और दूसरा क्या कहलाया? आद्य नूतन। ठीक है, हिमयुग जब पूरी पृथ्वी बर्फ से क्या हुई थी? ढकी हुई थी। ठीक, लगभग मान लिया जाए 30 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, ये क्या कहलाया? हिमयुग। जब बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, हिमयुग था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठीक, आद्य नूतन, तो ऐसे में काफी बड़े बड़े जानवर थे, जैसे कि डायनासोर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, विशालकाय जानवर मिलते थे। आद्य नूतन 10,000 साल पहले से, 10,000 ईसा पूर्व से आज तक। ठीक है, ये आद्य नूतन 10,000 साल पहले से आज तक चल रहा है, जिसमें मानव को अब धीरे धीरे बर्फ पिघली तो मानव, जो पाषाण मानव था, आदि मानव था, उसने धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया पर आगे बढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं 10,000 साल पहले से हम क्या मानते हैं? मध्य पाषाण काल मानते हैं। वही से क्या है? आद्य नूतन है, क्योंकि हिम अब क्या हो रही थी? पिघल रही थी। हिम पिघलेगी तो बड़े जानवर समाप्त होंगे, छोटे जानवरों की शुरुआत होगी। ठीक है, जैसे कि खरगोश, हिरन, मेढक, इनकी। ठीक है, और आज तक चल रहा है क्या? ठीक, आद्य नूतन। ठीक है, इसी रूप में नोट करें। ठीक है, हिमयुग 30 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक, और आद्य नूतन 10,000 साल पहले से आज तक। ठीक है, अब बात आई, ठीक है, अब बात आई कि मानवों की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, मानवों की शुरुआत की बात करें तो प्रथम, यानी कि विश्व का पहला या सबसे पुराना जो मानव जीवाश्म मिला है वो कहां से मिला है? दक्षिण अफ्रीका से मिला है। कहां से मिला है? दक्षिण अफ्रीका से मिला है। मानव के प्राचीनतम जीवाश्म ठीक कहां से मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। कितने साल पुराने हैं ये? 26 लाख साल पुराने। 26 लाख साल पुराने ये जो जीवाश्म मिले हैं वो कितने पुराने हैं? 26 लाख साल पुराने हैं। ठीक है, मानव का प्रथम जीवाश्म कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां, कितने साल पुराने? 26 लाख पुराने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार भारत से मानव की
प्राचीनतम साक्ष्य। भारत से मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? मध्य प्रदेश के हथनौरा, ठीक, होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? होशंगाबाद, ठीक है। मध्य प्रदेश के हथनौरा, होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी से मिले भारत के प्राचीनतम साक्ष्य, जो कितने साल पुराने हैं? 14 लाख साल पुराने हैं। चौदह लाख साल पुराने हैं, ठीक। इसकी खोज किसने किया था? अरुण सोनकिया ने किया था। अरुण सोनकिया 5 दिसंबर 1902, ठीक है। तो भारत से मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य प्रदेश के हथनौरा, होशंगाबाद जिले में पड़ता है, नर्मदा घाटी से मिले हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने जाना कि मानवों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है। तो सबसे पुराने कहाँ से मिले? दक्षिण अफ्रीका से मिले, ठीक। विशेषज्ञ मानते भी हैं कि प्रारंभ में जो मानव था, जो कपी जैसा था, जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते ही हैं कि हम कपियों से, हमारा डार्विन साहब ने बताया था कि मानव का जो उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है, वो किससे हुआ है? कपियों अर्थात बंदरों से हुआ है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब में बात कही थी, आप जानते ही होंगे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि ये जो मानव या कपी था, पहले भूमध्य रेखीय जंगलों में रहा करता था, परंतु जब वहां भोजन की कमी पड़ गई तो वहां से वह चारों ओर फैला और उसी का एक शाखा कहां? भारत की तरफ भी आई हो, ठीक। जो शाखा वहां से निकली उसे नाम दिया गया क्या? रामापिथेकस या शिवापिथेकस, क्योंकि यह कहां से मिली? शिवालिक की पहाड़ियों से, तो नाम क्या पड़ गया? शिवापिथेकस पड़ा। क्या पड़ा? शिवापिथेकस। लेकिन मानव का प्रथम पूर्वज हम किसे मानते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानते हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिखते हैं, मानव का प्रथम पूर्वज, ठीक। क्या नाम बोला अभी हमने? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक। मानव का पहला किसे माना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना, ठीक। तो इस प्रकार हमने ये जाना, ठीक, कि किस तरह से भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, ठीक है, किस तरह विभाजन किया, और मानवीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाना। आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा सा परिचय और जानेंगे मानवों का, कि सिनेंथ्रोपस, फिर उसके बाद किस तरह से अगले जो भी हैं, जैसे कि पिकिंग मानव, जावा मानव, अफ्रीकी मानव या निएंडरथल मानव, या सबसे अंतिम में होमोसैपियंस, ज्ञानी मानव, एक थोड़ा सा परिचय उनका जानेंगे। फिर उस ज्ञानी मानव के आगे के क्रम में इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर इसका क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से इसे रिवाइज करिएगा, ठीक, समझिएगा। देखिए इतिहास क्या है, ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता है। एक इतिहास एक कहा जाए तो किसी भी तैयारी या किसी भी सेक्टर में जाने का एक आधार कहा जा सकता है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से मेरे साथ इसे अध्ययन करिए और साथ साथ आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर हम आने वाली परीक्षाओं में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।